नमस्कार सभी को। जैसा कि मैं इस समय जो टीजीटी एलडीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था और उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको सॉल्व करा रहा हूँ और उनके वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। इंग्लिश का कर दिया है। पेडागोजी में 10 क्वेश्चंस जो बेस्ड थे आपके अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, उस पे मैंने सॉल्व करा दिए हैं। अब ये सेकंड पार्ट है पेडागोजी का ही, क्योंकि पेडागोजी से 40 क्वेश्चंस आए थे। 10 थे आपके जो है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर पे। 15 क्वेश्चंस जो ये मैं कराने जा रहा हूँ ये हैं आपके यहाँ पे जैसा कि लिखा है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। मैंने इसको वीडियो में बताया भी है कि 3 वीडियोस में मैं इसको कवर करूँगा। तो ये है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चंस हैं, इनको भी करेंगे। फिर इसके बाद जो आपका कंडक्टिंग इन्वायरमेंट वाला है उसको भी करेंगे, जिससे 15 क्वेश्चंस आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़े ही आसान से क्वेश्चंस थे। देखा, द बेस्ट रेशनल फॉर यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स लाइज इन द फैक्ट दैट इट। जब हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करते हैं तो वो क्या उसके बारे में सही है, ये पूछा गया है। पहला, जस्ट अदर वे ऑफ डूइंग थिंग, नो। हमने पहले बताया है हमें ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए सबसे सुइटेबल 4 ऑप्शंस होंगे। 4 में एक ऐसा ऑप्शन होगा जो आइडियलिस्टिक होगा, आदर्शवादी होगा और जो हमारे क्वेश्चन से बिल्कुल फिट बैठेगा, तो उसी को हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे कई बार क्या हो सकता है, 4 ऑप्शंस दिए हैं, उन 4 ऑप्शंस में हो सकता है कि चारों सही हो सकता। मैंने जब पेडागोजी के जितने भी वीडियोस बनाए हैं मैंने ये बोला है, हो सकता है कि वो चारों सही हो, लेकिन उन चारों में सबसे सही क्या है, सबसे फिट कौन सा बैठ रहा है, हमें वो सिलेक्ट करना है। गलती बिल्कुल मत करना यहाँ पर। उन चारों में से हमें देखना है सबसे ज़्यादा फिट कौन सा है, उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे जस्ट अदर वे ऑफ डूइंग थिंग्स मेक्स लर्निंग कंक्रीट। कंक्रीट तो कह सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उतना फिट नहीं बैठ रहा। फिर एक्टिवेट्स अवर टू सेंसेस। अब जैसे हाँ, कुछ हद तक सही है ये, क्योंकि हमारे टू सेंसेस ऑडियो एंड विजुअल, हम आप देखते हैं सुनते हैं, टू सेंसेस को एक्टिवेट करता है, सही है। लेकिन यहाँ पे फैक्ट क्या है, फैसिलिटेट टीचिंग लर्निंग। ये हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की मदद करता है, उसकी सहायता करता है, उसको फैसिलिटेट करता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पर, क्योंकि टीचिंग लर्निंग जब हम सिखाते हैं बच्चों को तो मेन पर्पज़ क्या होता है ऑडियो विजुअल का, कि टीचिंग लर्निंग को वो सुगम बना देता है, आसान बना देता है, जिससे बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो ये आइडियलिस्टिक ऑप्शन है, तो यही करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वंस इनेबलिंग कंडीशंस आर प्रोवाइडेड लर्निंग विल ऑटोमेटिकली टेक प्लेस इज वन ऑफ द मेन अफर्मेशन इन। तो जैसे ये स्टेटमेंट है, वंस इनेबलिंग कंडीशंस आर प्रोवाइडेड लर्निंग विल ऑटोमेटिकली टेक प्लेस। तो ये कथन किस में कहा गया, ये पूछा गया। तो ये NCF 2005 का ये स्टेटमेंट है। उसमें दिया गया था कि अगर हम बच्चों के लिए उनको इनेबलिंग कंडीशन एक बार अगर प्रोवाइड कर दें तो जो लर्निंग प्रोसेस होती है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। बस इन्वायरमेंट हमें, बस एक कंडीशन हमें देनी होती है। ये NCF 2005 में कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द वे ऑफ मॉडिफाइंग बिहेवियर थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये हमारा स्किनर का सिद्धांत है। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत पूछा गया है, ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का जब हम सिद्धांत पढ़ते हैं, थियरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ते हैं, तो उसमें रीइंफोर्समेंट की बात आती है बार बार। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन 2, वेरिएशन ऑफ प्रोवाइडिंग रीइंफोर्स, ठीक है। उसमें बार बार रीइंफोर्समेंट की बात करी जाती है। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है कि हम चीज़ों को इंडिकेट करके बताते हैं, उनको पॉइंट आउट करके बताते हैं। उसको डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब किसी ऑब्जेक्ट से हमें कुछ समझाना, कुछ एक्सप्लेन करना है तो उसको दिखा देते, दर्शा देते हैं, बच्चों को दिखा करके सिखाते हैं जो भी चीज़ हमारे पास होती हैं। जैसे हमें हो सकता बच्चों को कैट बताना है
तो अगर आसपास कहीं कैट जा रही है तो उसको हम बता देंगे, नहीं जा रहा है, जो पिक्चर दिखा देंगे उसको कैट की, या कोई भी ऐसा चीज़ है जो हमें बच्चों को पढ़ानी है, बस उसको दिखा देना चार्ट से या किसी से भी। उसको उसको डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड कहते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के बारे में क्या सही नहीं ये पूछा गया। स्पॉन्टेनियस क्लियरिंग ऑफ डाउट ऑफ स्टूडेंट्स, ये तो सही है भाई, क्योंकि अगर बच्चे के मन में डाउट है, उसको नहीं समझ में आ रहा भाई कैट क्या है, तो हमने कैट दिखा दी उसको, अब वो समझ जाएगा। तो एक्सपेंसिवनेस ये नहीं ऑब्जेक्ट होगा, तो इसका ऑप्शन यही सही है। ज़रूरी नहीं वो महंगी चीज़ें होनी चाहिए, एक्सपेंसिव चीज़ें होनी चाहिए। जो हमें आसपास मिलती हैं उनको हम दर्शा सकते हैं, हम ज़रूरी बड़ी बड़ी चीज़ें, महंगी महंगी चीज़ें लाएं। तो एक्सपेंसिवनेस इसका एक फ़ीचर नहीं है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के बारे में सही नहीं है, क्योंकि हमें आसपास की लोकल की चीज़ें जो हमें देसी या जो हमारे सामने है, घरेलू डोमेस्टिक कुछ भी हमें मिले उससे भी हम दर्शा सकते हैं। और रिडक्शन ऑफ डिस्ट्रैक्शन ये भी सही है, अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन ये भी सही है। तो ये इस एक्सपेंसिवनेस यहाँ पे सही नहीं है, महंगी चीज़ें नहीं, मतलब जैसे कि अगर हम टीचिंग एड मटेरियल की भी बात करें तो ज़रूरी नहीं महंगा हो, वो हमारे आसपास मिल जाए, इजीली हमको अवेलेबल हो जाए, उसको उससे हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये मैंने एक और वीडियो में मैंने बताया है, जो पेडागोजी का मैंने सॉल्व किया था उसको भी आप देख सकते हो। मतलब पिछली बार जो केवीएस का पेपर हुआ उसमें क्वेश्चन आया था सेम। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी बॉर्न इन माइंड वाइल फॉर्मिंग ग्रुप। अब ये कह रहे हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग हमें दिमाग में कौन सी रखनी चाहिए जब हम ग्रुप बनाते हैं बच्चों के। जैसे कि जब हम पढ़ाने की प्रक्रिया जो है, जो प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग है, उसमें पीयर ग्रुप मतलब बना करके हम पढ़ाई करते हैं, समूह बना करके। समूह में बच्चे आपस में इंटरेक्शन करते हैं, वो सीखते हैं। ये पीयर ग्रुप का पर्पज़ होता है ग्रुप बनाने का। तो इसमें हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो ग्रुपिंग शुड बी सच दैट फ्री इंटरेक्शन अमंग ग्रुप मेंबर्स इज पॉसिबल। बिल्कुल सही ऑप्शन है यही, जहाँ पर फ्री इंटरेक्शन की बात हो, बच्चे इंटरेक्शन करें, जो पॉसिबल है वही सही है। बाकी और ऑप्शन देख लीजिए, ग्रुपिंग शुड बी डन एज पर स्टूडेंट्स चॉइस, नहीं, स्टूडेंट्स की चॉइस के हिसाब से ग्रुप थोड़ी ना बनाएंगे हम। ग्रुपिंग शुड बी हेट्रोजीनियस एज फार एज पॉसिबल, नहीं। ग्रुपिंग शुड बी बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स, ऐसा भी नहीं। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो सारी चीज़ को फुलफिल कर रहा है, एक आइडियलिस्टिक ऑप्शन है। ग्रुपिंग शुड बी सच दैट फ्री इंटरेक्शन, यहाँ पे इंटरेक्शन हो, पर्पज ही यही होता है ग्रुप बनाने का। ठीक है। ए लेसन प्लान शुड नॉट बी, एक लेसन प्लान कैसा नहीं होना चाहिए ये पूछा गया है। तो लेसन प्लान ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कंप्रिहेंसिव भी होना चाहिए, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, मतलब वो धरातल पे उसका हम यूज़ हो ऐसा होना चाहिए। फ्लेक्सिबल ज़रूरी नहीं, क्योंकि लेसन प्लान अगर फ्लेक्सिबल होगा, फ्लेक्सिबल उसे कहते हैं जिसको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ लें हम, लचीला। क्योंकि लेसन प्लान इसीलिए बनाया जाता है ताकि हम उस लेसन प्लान को फॉलो करें स्ट्रिक्टली, उसी के हिसाब से पढ़ाएं। तो फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो फ्लेक्सिबल, इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक। इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक का क्या फीचर नहीं है, तो बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशन, सही बात है, होना चाहिए। एम्पल स्कोप फॉर लर्निंग एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। बेस्ड ऑन गिवन नॉलेज स्किल, यही नहीं होना चाहिए। इंटरेक्टिव स्कोप फॉर वन टू वन एंड ग्रुप इंटरेक्शन, ये भी होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो एक इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक के लिए ज़रूरी है। बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट विकास तभी होगा जब वो रियल लाइफ सिचुएशन उसको दें, क्योंकि जीवन में हमारी शिक्षा मतलब ऐसी होनी चाहिए कि हम उनको, अगर हमारे जीवन में हमें कुछ फेस करना है तो उस वो शिक्षा हमारी हेल्प कर सके। इंटरेक्टिव भी होनी चाहिए और लर्निंग एक्टिविटी बेस्ड चीज़ें भी होनी चाहिए, तो वो एक टेक्स्ट बुक को अच्छा बनाती हैं। गिवन नॉलेज या स्किल जो है उस पर बेस नहीं होनी चाहिए वो। विच काइंड ऑफ ICT टूल्स वुड बी ए मिसफिट इन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। तो लर्नर सेंटर्ड मतलब बच्चों के हिसाब से, चाइल्ड सेंटर्ड मतलब यहाँ पे कह सकते हैं चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच इसमें है। तो उसके लिए कौन मिसफिट है ICT टूल्स, तो किस तरीके के ICT टूल्स बच्चों के लिए, बच्चों के हिसाब से बाल केंद्रित कह सकते हो, या शिक्षार्थी केंद्रित, या जो सीखने वाला है उससे केंद्रित अप्रोच को में मिसफिट बैठता है। तो इन्फॉर्मेटिव टूल्स ही है। इन्फॉर्मेटिव सिर्फ सूचना देना,
तो केवल हम सूचना दे रहे हैं, जबकि हमारे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बात करी गई बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड सिखाना, एक्टिविटी करा के सिखाना, उनको ऐसी एजुकेशन देना जो एक्टिविटी बेस्ड हो, लर्निंग बाय डूइंग वो करें, उनके लिए फ्री इन्वायरमेंट हो, वो अपने आप करके सीखें, उनकी क्रिएटिविटी दिखे। तो सिचुएशन टूल्स उनको इन्हेंस करेगी नॉलेज को, कंस्ट्रक्टिव टूल्स भी इन्हेंस करेगी, कम्युनिकेटिव, ये तीनों जो है इस तरीके के टूल्स होने चाहिए। इंफॉर्मेटिव टूल्स नहीं होना चाहिए, जहाँ पर भी इंफॉर्मेटिव आए, रटने वाला आए, लेक्चर मेथड आए, जहाँ पर कंक्रीट अप्रोच आए, बिल्कुल नहीं होते हैं ऑप्शन, इनको मतलब तुरंत ही निकाल दीजिए, ये निगेटिव होते हैं। वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग इज, जैसे असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग, ठीक है, एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो यहाँ पे पूछा गया वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग इज, पहला है मेक्स प्रोविजन फॉर इफेक्टिव फीडबैक टू स्टूडेंट, सही है, करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे लिमिटेशन पूछी गई, मतलब नेगेटिव चीज़ पूछी गई है, कहाँ पे ये इसकी लिमिटेशन हो जाती है, कहाँ पे ये फिट नहीं बैठता है, या किस चीज़ में ये मात खा जाता है, ये पूछा गया है। एक्टिवली इन्वॉल्व स्टूडेंट इन देयर ऑन लर्निंग, सही बात है। इट इज़ डिस्क्रिप्टिव इन नेचर एंड हेंस नॉट इवेल्युएटिव, इट डज नॉट प्रमोट सेल्फ असेसमेंट बाय स्टूडेंट, तो इसका चौथा हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, इट डज नॉट प्रमोट सेल्फ असेसमेंट बाय स्टूडेंट्स, ये बाय मतलब स्टूडेंट के सेल्फ असेसमेंट को प्रमोट नहीं करता है, इसलिए असेसमेंट फॉर लर्निंग यहाँ पे फोर्थ ये इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इन केस यू हैव ए ब्राइट स्टूडेंट इन योर क्लास यू विल, मान लो आपकी कक्षा में एक बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा विद्यार्थी है, तो आप क्या करेंगे, रिमेन प्लीज्ड विद हर, ट्रीट हर हिम एट पार विद अदर्स, प्रोवाइड हिम और हिम विद चैलेंजिंग टास्क, बिल्कुल सही है थर्ड ऑप्शन, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो उसकी क्रिएटिविटी को इन्हेंस करेगी। अगर बच्चा, जैसे हम पढ़ते भी हैं क्रिएटिविटी में, कि बच्चा अगर गिफ्टेड है तो गिफ्टेड बच्चे को, गिफ्टेड स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, हम चैलेंजिंग टास्क देंगे तभी उनको इंटरेस्ट आएगा उसमें। अगर चैलेंजिंग टास्क नहीं दे रहे हैं हम, तो वो फिर बोर होंगे, तो उनको लगेगा स्कूल बेकार है उनके लिए। तो जितने ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क होंगे उनके लिए, उतना ज़्यादा उनका मन लगेगा पढ़ाई में, उनको उन्हीं में मज़ा आता है। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। In one of the class tests, most of your students achieved very low marks. Which are the following tests you will like to administer? पिछले वीडियो में भी मैंने बात करी थी, मतलब अभी जो पिछले साल जो पेडागोजी आई थी उसमें भी यही क्वेश्चन था। मान लो कोई टेस्ट में बच्चे आपके कम मार्क्स लाते हैं, तो आप कौन सा टेस्ट कराओगे? तो बिल्कुल ही डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा, क्योंकि डायग्नोस्टिक टेस्ट का ही मतलब होता है आखिर रीज़न क्या है उनका लो रहने का, क्योंकि वो हम पता लगाते हैं बीमारी का, फिर उसको रेमेडियल टीचिंग से हम दूर करते हैं। यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट कराएंगे हम। नेक्स्ट है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड यू एग्री इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द क्लासरूम फर्नीचर। अब ये पूछा गया, टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड यू एग्री इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द क्लासरूम फर्नीचर। वंस फिक्स इट शुड नॉट बी डिस्टर्ब, टीचर शुड नॉट वरी अबाउट फर्नीचर एज इट हैज़ लिटिल रिलेवेंस टू टीचिंग लर्निंग। तो ये निगेटिविटी को शो कर रहा है सारी चीज़ें, क्योंकि जब हम स्कूल में जाते हैं, मतलब हमारा जब एज ए टीचर हम वर्क करते हैं, तो हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो कोई भी ऑप्शन अगर हमारे आइडियलिस्टिक, मतलब हम केवल लेजीनेस को अगर शो कर रहे हैं, तो वो काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर क्योंकि क्लास भी रोटेट होती है, क्लास में भी हमें बच्चों को हर बच्चे को मौका देना होता है। जो बच्चे पीछे बैठते हैं, जो कुछ बच्चे आगे बैठते हैं, तो आगे वाले पीछे जाते हैं, पीछे वाले आगे आते हैं, बीच में जाते हैं, तो ये रोटेशन एक चलता है। तो जैसे है क्या, और फर्नीचर की यहाँ पे बात करी गई है, तो क्लासरूम फर्नीचर, क्योंकि और जितने भी हमारे असेट्स हैं, या जो भी इस स्टॉक में जो चीज़ें होती हैं, उनके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी होती है। तो वंस फिक्स इट शुड नॉट बी डिस्टर्ब, तो ये तो नहीं होगा। टीचर शुड नॉट वरी अबाउट फर्नीचर एट इट हैज़ लिटिल रिलेवेंस टू टीचिंग लर्निंग, ऐसा भी नहीं है, इसका इंपॉर्टेंट रोल है। इट्स अरेंजमेंट शुड बी चेंज ऑन डेली बेसिस, वीकली बेसिस, ऐसा भी नहीं है। इट्स अरेंजमेंट शुड बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर द नीड्स, तो बिल्कुल सही बात है। चार यहाँ पे आइडियलिस्टिक एक आपका ऑप्शन है कि इसका अरेंजमेंट
चेंज होना चाहिए फ्रॉम टाइम टाइम, समय समय पर, एज पर द नीड्स, आवश्यकता के हिसाब से, जैसी आवश्यकता है उसके हिसाब से सही होना चाहिए। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट है, ए करिकुलम कैन बेस्ट बी डिफाइंड एज। एक करिकुलम को कैसे आप बेस्ट तरीके से डिफाइन कर सकते हो, या बेस्ट करिकुलम किसे हम कहेंगे, उसको हम ये पूछा गया है। द कंप्लीट अरे ऑफ द कोर्स ऑफ स्टडी, नहीं, ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट ऑप्शन है। सम टोटल ऑफ ऑर्गेनाइज पीपल एक्सपीरियंस अंडर द पैटर्नेज ऑफ ए स्कूल, अंडर द पैटर्नेज ऑफ स्कूल, बिल्कुल सही बात है, करिकुलम इसे ही बोलते हैं कि सम टोटल ऑफ ऑर्गेनाइज पीपल एक्सपीरियंसेस, पीपल के एक्सपीरियंसेस को उसमें समाहित किया जाना चाहिए, और उसको अंडर द पैटर्नेज ऑफ ए स्कूल, एक स्कूल के अंतर्गत उसको रखा जाता है, स्कूल के सुपरविज़न में उसको कंडक्ट कराया जाता है, तो वही एक सही करिकुलम होता है। ठीक है, उसी को हम करिकुलम कहते हैं, सम टोटल ऑफ ऑर्गेनाइज पीपल एक्सपीरियंसेस अंडर द पैटर्नेज ऑफ ए स्कूल। और ये जो है आपका मुझे याद है पिछली बार भी क्वेश्चन सेम आया था। पिछला जो मैंने वीडियो मतलब अभी पेडागोजी के मैंने जो अपलोड किए हैं टीजीटी पीजीटी के, उसमें भी सेम क्वेश्चन था, करिकुलम से क्वेश्चन सेम यही था। तो ये जो है आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ऑफ टीचिंग शुड बी बेस्ड। जो पीरियड की जो ड्यूरेशन है वो किस पे बेस्ड होनी चाहिए, ये पूछा गया। तो हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, जैसे अगर स्कूल हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो पीरियड जो अलॉट करता है तो वो बनाता है, जैसे किसी क्लास में कम ड्यूरेशन के होते हैं, किसी क्लास में ज़्यादा होते हैं, तो वो किस पे बेस्ड होने चाहिए, क्या चीज़ हमें दिमाग में रखनी चाहिए, ये पूछा गया है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स इंस्ट्रक्शन, नो। एज एंड अटेंशन स्पैन ऑफ स्टूडेंट, बिल्कुल सही है, बच्चों की एज और उनके अटेंशन स्पैन के हिसाब से ही होना चाहिए, उनकी एज कितनी है और वो कितनी देर तक बैठ सकते हैं, तो बिल्कुल उन्हीं को ध्यान में रखकर हमें पीरियड बनाना चाहिए। टीचर्स डिस्क्रिप्शन, नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, ये सारे नेगेटिव पॉइंट हैं। ठीक है, तो हमें बच्चों को ध्यान में रखकर चीज़ें करनी है, जैसा कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, मैंने बहुत बार समझाया है, हमें बच्चों को ध्यान में रखकर ही चीज़ें करनी होती हैं। ये अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग का लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक 25, नहीं नहीं अभी और होंगे। अंडरस्टैंडिंग नहीं नहीं, हाँ लास्ट, ओके, ये लास्ट है आपका इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ कंपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। कंपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का कौन सा फीचर नहीं है, ये पूछा गया है। तो अलग से ही यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका है, और इसको बार बार मैंने अपने वीडियोस में बताया है, मैंने बार बार इसको समझाया है कि जहाँ पर भी मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट की बात आए वो ऑप्शन नहीं होता है, जहाँ पर भी रटने की बात आए, याद करने की बात आए, क्रैमिंग की बात आए, तो वो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो यही 4 हो जाएगा, जो कम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का पार्ट नहीं है। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप बिल्कुल, प्रिंसिपल ऑफ पीयर ग्रुप लर्निंग बिल्कुल होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ मास्टर लर्निंग बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से ये में इसमें जो है चौथा हो जाता है। बाकी अब 15 क्वेश्चंस बचे हैं, उनको हम करते हैं बस अभी थोड़ी देर बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको हम अपलोड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।